शेरपुर गांव में दो व्यापारी भाई रहते थे। एक का नाम था प्रणव और दूसरे का आनंद। दोनों का एक बड़ा कपड़े का कारखाना था। पूरे गांव में उनके सभी के साथ अच्छे संबंध थे। बड़ा सा घर और बहुत सारी जमीन जायदाद के मालिक थे प्रणव और आनंद। दोनों भाई अपने माता पिता बिमला और पीताम्बर और अपनी इकलौती छोटी बहन शारदा के साथ एक ही घर में रहते थे। प्रणव विवाहित था। उसकी पत्नी आस्था एक गृहिणी थी। उनका जीवन बहुत ही आरामदायक और ऐशो आराम से भरपूर था। दोनों भाइयों के बीच बहुत ही अच्छी समझ और तालमेल था। हाँ छोटे आनंद, काम तो बिल्कुल आनंदमयी है। देख, पिछले महीने हमने पूरे 4 लाख रुपए के कपड़े निर्यात किए। इस महीने भी हमारे कपड़े की मांग लगातार बढ़ती जा रही है। हाँ भैया, कितने सालों की मेहनत और लगन के बाद हम अपने सपनों की जिंदगी जी पा रहे हैं। मजा आ रहा है सब सुनकर देखकर। हाँ बिल्कुल सही कहा तूने। हाँ मुझे भी याद है, एक समय था जब हम झोपड़ी में रहा करते थे। ढंग के कपड़े नहीं होते थे और 2 वक्त का खाना भी मुश्किल से नसीब होता था। और आज देख, बदन पे कपड़े नहीं होते थे, लेकिन आज हम कपड़े एक्सपोर्ट कर रहे हैं, मतलब बाहर निर्यात कर रहे हैं। हाँ भैया, और आज हमारे कामयाबी को देखकर लोग जलते हैं। अगर आपका साथ न मिला होता ना भैया, तो आज हम इस मुकाम पर पहुंच ही नहीं पाते। अरे आनंद, ये सब हमारी मिलजुल कर की गई मेहनत और ईमानदारी का नतीजा है। हाँ भैया, अगर हम ऐसे ही मेहनत और ईमानदारी से काम करते रहे ना, तो कुछ सालों में हमारे कपड़े की मांग न केवल देश में बल्कि विदेशों में भी होगी। देखना भैया। हाँ, ये कही तूने जबरदस्त बात। यही उम्मीद तो मेरी भी है। ईश्वर करे हमारी सुखी जिंदगी को किसी की नजर ना लगे। अच्छा भैया, मैं क्या कह रहा हूँ कि मैं कल कोलकाता जा रहा हूँ। वहाँ के फैक्ट्री मालिकों से मिलूंगा और निर्यात जिस रफ्तार से बढ़ रहा है, उन्हें हमारी दरें भी बढ़ानी चाहिए। क्या कहते हैं आप? सोच तो मैं भी यही रहा था। बहुत बढ़िया, ठीक है। दोनों भाई दिन भर अपने कारखाने और व्यापार की बातों में व्यस्त रहते थे। उनकी आपसी समझदारी ही उनकी सफलता की सबसे बड़ी वजह थी। प्रणव की पत्नी आस्था और उनकी छोटी बहन शारदा रिश्ते में भाभी ननद थीं, लेकिन आपस में गहरी दोस्ती जैसी थी। आस्था और शारदा एक दूसरे की हर बात में सहयोग करती थीं। शारदा अपने बहुत से राज केवल अपनी भाभी को बताती थी, जिन्हें घर में और कोई नहीं जानता था। वो दिन भर एक दूसरे से बात करती रहती थीं। मैंने पापा से कितनी बार कहा है कि मेरी शादी की बात ना करें। अभी तो मैंने कॉलेज की पढ़ाई शुरू ही की है और वो अभी से शादी की जिद कर रहे हैं। तू अब बड़ी हो रही है, इसलिए तेरे पापा तेरे भविष्य की चिंता कर रहे हैं। सभी माता पिता ऐसा करते हैं, इसमें इतना नाराज होने की क्या बात है? लेकिन मेरी राय का कोई मतलब नहीं। जिससे मेरी शादी होगी वो मुझे भी पसंद आना चाहिए। जबरदस्ती किसी अनजान से शादी कर देना कोई हल नहीं है। जब मेरी तेरे भैया से शादी हुई, मैंने तो उनका चेहरा तक नहीं देखा था। शादी के दिन ही पहली बार देखा। किसी अनजान से शादी करना तुम्हें अजीब नहीं लगा? मेरी कोई राय नहीं ली गई थी। मुझे बस बताया गया कि लड़का देख लिया गया है और शादी की तारीख तय हो गई है। और तुमने विरोध नहीं किया भाभी? मेरे पापा बहुत जिद्दी थे। वो जो तय करते थे वही करना पड़ता था। कम से कम तेरे पापा तेरी बात तो सुनते हैं। तुम्हारी शादी जबरदस्ती हुई थी, तुम्हें कोई पछतावा नहीं। अगर जिससे मैंने शादी की वो अच्छा ना होता तो शायद पछतावा होता, लेकिन तुम्हारे भैया बहुत अच्छे इंसान हैं, इसलिए कोई पछतावा नहीं। आस्था की बात सुनकर शारदा का अपने पिता पीताम्बर के प्रति जो गुस्सा था वो पल भर में दूर हो गया। आनंद थोड़े शर्मीले स्वभाव का था, इसलिए उसके ज्यादा दोस्त नहीं थे। उसका बस एक ही घनिष्ठ मित्र था, मुरली। मुरली और आनंद बचपन के दोस्त थे और मुरली अक्सर
आनंद के घर भी आता था। यार मुरली, मैं कब से देख रहा हूँ तू गोल मोल बातें कर रहा है। अरे भाई, तुझे हुआ क्या है? अगर साफ साफ नहीं बोलेगा तो मैं समझूंगा कैसे बे? साफ साफ बोल। अरे यार, बहुत छोटी उम्र में माता पिता को खो दिया था। पूरी जिंदगी अकेलेपन में बीती है। लेकिन सही बताऊं तो अब ये अकेलापन और अच्छा नहीं लगता यार। अबे, तेरी तकलीफ मैं समझ सकता हूँ। अपने परिवार के साथ रहना एक अलग ही सुख देता है। ये बात तो तूने सही कही। वही तो, तू जब दिन भर काम करके लौटता है तो वहाँ तेरे माँ बाप, भैया भाभी, बहन सब हैं। लेकिन मुझे देख, इस गांव में मुझसे ज्यादा अकेला शायद कोई नहीं है। अबे यार, ऐसा क्यों बोलता है? मेरा घर तेरे घर जैसा ही है। मेरे माँ बाप भी तुझसे बहुत प्यार करते हैं, समझा? फालतू की बात मत करा कर। हाँ, अकेला अकेला कोई अकेला नहीं तू। अबे यार, वो सब अलग बात है, लेकिन दिन के अंत में अपना परिवार तो चाहिए ही ना आनंद। मुझे लगता है कि अब मुझे शादी कर लेनी चाहिए। तू कोई अच्छी लड़की खोज देना मेरे लिए। मुरली तो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है और इंसान भी बहुत अच्छा है। अगर इसकी शादी सरदा से हो जाए तो। अरे आनंद, कहाँ खो गया? कुछ बोल क्यों नहीं रहा? क्या सोच रहा है? अरे वो नहीं, ये बता, तू मेरी बहन सरदा को जानता है? उसके लिए भी हम लड़का ढूंढ रहे हैं। अब अगर तुझे कोई आपत्ति ना हो तो। अरे लेकिन क्या सरदा मुझसे शादी करने के लिए राजी होगी? अगर उसे कोई आपत्ति नहीं तो भाई मुझे क्या दिक्कत है? मैं तो कब से जानता हूँ सरदा को, बचपन से। प्रणव अपनी पत्नी आस्था के साथ बहुत अच्छा व्यवहार करता था। वो कभी भी उससे ऊंची आवाज में बात नहीं करता था। अगर आस्था कभी कोई गलती कर बैठती तो प्रणव बहुत ही प्यार से उसे समझाने की कोशिश करता और आस्था भी किसी भी बात को लेकर बिना किसी हिचकिचाहट के प्रणव से बात कर सकती थी। इसलिए उसने घर के कामों के साथ साथ नौकरी करने का फैसला किया और ये बात प्रणव से साझा करने की सोची। आज फैक्ट्री में दिन कैसा बीता? हाँ, मत पूछो भाई। आजकल काम का इतना दबाव है कि 2 मिनट बैठकर आराम करने का वक्त नहीं मिलता। सुबह से कर्मचारियों के साथ मुझे भी इधर उधर भाग दौड़ करनी पड़ी है। अगर आप बुरा ना माने तो एक बात करनी थी आपसे। ओहो भाग्यवान, आज तक मैंने तुम्हारी किसी बात का बुरा माना है क्या? देखो, मन में कुछ हो तो बेझिझक कह दो। मुझे हमेशा से पढ़ाने का शौक था। मेरी इच्छा थी किसी स्कूल में अध्यापिका बनूं। अरे वाह, अध्यापन तो बहुत ही महान पेशा है आस्था। हमारे घर से थोड़ी दूर पर जो सरकारी स्कूल है, वहाँ एक शिक्षिका की जरूरत है। अगर आपको कोई आपत्ति ना हो तो मैं उस पद के लिए आवेदन देना चाहती हूँ। क्या बात, बहुत अच्छी बात है ये तो। लेकिन ये बताओ, तुम्हें नौकरी करने की क्या जरूरत है? हमारे पास पैसों की कोई कमी तो है नहीं। क्या जिंदगी में हर चीज सिर्फ पैसे के लिए ही की जाती है? अध्यापन मेरा शौक है और इसलिए मुझे इसमें रुचि है। ठीक है आस्था, अगर तुम्हारा दिल यही चाहता है तो मैं तुम्हें रोक कर तुम्हारा मन नहीं तोड़ूंगा। बहुत बढ़िया, तुम आवेदन कर सकती हो। आपने तो हामी भर दी, लेकिन अगर घर वालों को कोई आपत्ति हो? ओहो, तुम मेरी पत्नी हो, इसीलिए तुम क्या करोगी या क्या नहीं करोगी ये तय करना मेरा जिम्मा है। मतलब हम दोनों का, घर वालों का नहीं। तुम्हें किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है। प्रणव के सहयोग से आस्था पास के सरकारी स्कूल में शिक्षिका बन जाती है और छोटे बच्चों को पढ़ाने लगती है। आस्था से उसकी जिंदगी की दुखद कहानी सुनकर शारदा बदल जाती है। उसे ये एहसास होता है कि वो अपने पिता पर बेवजह नाराज हो रही थी। कम से कम उसके पिता पीताम्बर उसकी शादी की चिंता तो करते थे, लेकिन कभी उस पर कोई दबाव नहीं डाला। अब उसे अपने व्यवहार पर पछतावा होता है।
क्या हुआ बेटी? ओहो, हमारी बिटिया रानी का मन उदास है लगता है। कोई बात नहीं बेटा, अब मैं तेरी शादी की बात नहीं करूंगा। जब तू तैयार होगी तभी मैं इस बारे में सोचूंगा, वादा करता हूँ, ठीक है? मैंने आपसे कुछ ज्यादा ही गुस्सा कर दिया था बाबा। अब समझ में आ रहा है कि मैंने सही नहीं किया। आप मुझे माफ कर दीजिए। अरे पगली, इस छोटी सी बात के लिए क्या माफी मांगती है? मुझे तुझसे कोई शिकायत नहीं है। मैंने अपना फैसला बदल दिया है। अगर आप चाहें तो मेरे लिए कोई अच्छा रिश्ता देख सकते हैं। अब मैं शादी के लिए तैयार हूँ। सच कह रही है? फिर बाद में अपना मन तो नहीं बदलेगी ना? जब लड़के वाले आए तो बोले नहीं नहीं नहीं, मुझे नहीं मिलना। ऐसा तो नहीं करेगी? बोल बोल। नहीं बाबा, जो कह रही हूँ दिल से कह रही हूँ। शारदा और पीताम्बर के बीच सारे मनमुटाव खत्म हो जाते हैं और पीताम्बर अपनी बेटी के सिर पर स्नेह से हाथ फेरते हैं। हमेशा आनंद का अच्छा दोस्त बनने का नाटक करने वाला मुरली असल में कुछ और ही सोचता था। सबके सामने भले आदमी का मुखौटा पहनने वाला मुरली अंदर से एक गिरे हुए चरित्र का आदमी था। नशा, जुआ, कोई भी बुरी आदत ऐसी नहीं थी जो मुरली में ना हो। आनंद से उसकी दोस्ती भी एक साजिश थी। मुरली का असली मकसद था आनंद की बहन शारदा से शादी कर धीरे धीरे प्रणव और आनंद की फैक्ट्री पर कब्जा करना। और उसका ये राज जानता था उसका सबसे करीबी दोस्त भानु। मेरे यार बनेगा दूल्हा बड़े प्यार से, चढ़ेगा घोड़ी टिंग डंग डंग डिंग। आखिरकार वो तमन्ना पूरी होने जा रही है जो तू सालों से कर रहा था। आनंद तेरे जाल में फंस गया। ऐसा जबरदस्त नाटक किया मैंने। अब वो मेरे जाल में ना फंसता तो क्या करता? सालों से सब कुछ प्लान कर रहा था। एक दिन की बात तो थी नहीं, तो होना ही था जो मैं चाहता। लेकिन तेरी जो फितरत है, मुझे नहीं लगता कि शादी के बाद तू सरदा को एक दिन भी चैन से जीने देगा। अबे सरदा है प्रणव और आनंद की जान, और इसीलिए सरदा से शादी करके मैं उसकी कमजोरी का फायदा उठाऊंगा। लेकिन भाई, मुझे क्या लगता है तू इतनी आसानी से प्रणव और आनंद से उनकी फैक्ट्री छीन पाएगा क्या? बोल। पहले सरदा से मेरी शादी तो हो जान दे, एक बार शहनाई तो बजने दे। पे 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 पे। एक बार रिश्ता जुड़ गया, फिर फैक्ट्री में आना जाना आसान होगा। फिर धीरे धीरे फैक्ट्री का मालिक बन जाऊंगा। अबे तेरे जैसा चालाक इंसान मैंने जिंदगी में नहीं देखा। साला बहुत कमीना है तू रे। पूरे गांव के सामने तो ऐसे मासूम बनने की एक्टिंग करता है जैसे तुझसे सीधा तो कोई आदमी ही नहीं है साला। जिंदगी एक बड़ा रंगमंच है मेरे दोस्त, और अरे गिरते गिरते बचा। और इस रंगमंच पर हमें हर पल अभिनय करना पड़ता है, वरना ये दुनिया हमें जीतने नहीं देगी मेरे भाई। जैसे ही आनंद ने घर में मुरली और शारदा की शादी की बात उठाई, प्रणव इसका विरोध करने लगा, जबकि घर के बाकी सदस्य मुरली को पसंद करते थे। प्रणव शुरू से ही उस पर शक करता था। इसी बात को लेकर आनंद और प्रणव के बीच झगड़ा हो गया। प्रणव किसी भी कीमत पर शारदा की शादी मुरली से करवाने के लिए राजी नहीं था। ये शादी किसी भी हाल में नहीं हो सकती। मैं अपनी बहन की शादी मुरली जैसे लड़के से हरगिज नहीं करूंगा।
अरे लेकिन भैया मुरली में खराबी क्या है? हाँ, ये बात है कि शायद हमारे जितने पैसे नहीं हैं, लेकिन जो भी हैं वो सरदा को खुश रख सकेगा, यही तो जरूरी है। ऐसा है आनंद, हर चीज का फैसला पैसे से नहीं होता, और जरूरत पड़ी तो मैं किसी गरीब किसान से भी बहन की शादी करवा दूंगा, लेकिन मुरली से हरगिज नहीं। बात खत्म। हर बार किसी को ऊपर से देखकर फैसला नहीं लेते हैं। आप सबको मुरली पसंद है, मैं समझ रहा हूं, लेकिन मुझे तो शुरू से ही उस पर शक होता है। जितना वो खुद को सरल दिखाता है ना, मुझे लगता है कि असल में वो वैसा है ही नहीं। अंदर से मुझे वो, मैं कह नहीं सकता, बुरा लग जाएगा आनंद को। भैया मैं समझ रहा हूँ आप क्या कहना चाहते हैं। मैं मुरली को बचपन से जानता हूँ वो कैसा है, और ये मुझसे बेहतर कोई नहीं जान सकता कि वो कैसा है। और मैं कभी भी जानबूझकर अपनी बहन के लिए गलत रिश्ता तो नहीं चुन सकता ना। देख आनंद, मैं घर का बड़ा बेटा हूं और मेरा फैसला ही अंतिम होगा। एक बार कह दिया कि मुरली से शादी नहीं होगी तो मतलब नहीं होगी, बस बात खत्म। ये गजब है भाई, जिंदगी में पहली बार मैंने कोई फैसला लिया और उसमें भी तुम दखल दे रहे हो। इस घर का बेटा होकर भी मुझे नहीं लगता कि इस घर में मेरे फैसले की कोई अहमियत है। अब जब सब खुद ही करना है तो फिर मुझसे पूछना भी मत, बात करते हैं। ये कहकर आनंद वहां से चला जाता है, लेकिन पीतांबर और बिमला उसे समझाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उन्हें मुरली शारदा के लिए उपयुक्त लगता था। बहुत समझाने के बाद आखिरकार मन नहीं होते हुए भी प्रणव सहमति दे देता है। जब सभी ने शादी के लिए हामी भर दी, तब आनंद ने शारदा से बात की। वो मुरली की तारीफ करने लगा, लेकिन प्रणव की ही तरह शारदा भी मुरली से शादी नहीं करना चाहती थी। परंतु आनंद के बार बार समझाने और पीतांबर व बिमला के कहने पर शारदा एक तरह के द्वंद में फंस जाती है। देख सरदा, मुरली मेरा बचपन का दोस्त है। मुझे पूरा यकीन है कि अगर तेरी शादी उससे होगी तो वो तुझे बहुत खुश रखेगा। लेकिन दादा, वो तुम्हारा दोस्त है। जब भी वो घर आया है, मैंने हमेशा उसे भाई जैसा सम्मान दिया है। अब उसी से शादी? ओहो, मुझे पता है ये बात तेरे लिए अजीब है, लेकिन आजकल के जमाने में मुरली जैसा ईमानदार, सीधा, परिवार को समझने वाला, क्योंकि उसके पास परिवार नहीं है तो वो समझता है परिवार की अहमियत क्या है। और पैसे नहीं है लेकिन लालची नहीं है, मतलब हर तरफ से वो अच्छा ही है। एकदम साक्षात भगवान जैसा है वो। ऐसा लड़का तुझे मिलना बहुत मुश्किल है, और उसका कोई इस दुनिया में है भी नहीं। अकेले राज करेगी। मैं जानती हूँ, तुम जो भी कहोगे वो मेरे भले के लिए ही कहोगे, और अगर तुम कह रहे हो तो जरूर मुरली अच्छा इंसान होगा, पर मेरा मन जाने क्यों मान नहीं रहा। देख, बचपन से तूने जो भी जिद की मैंने हमेशा पूरी की, कभी तुझे किसी चीज से रोका नहीं। अब जिंदगी में पहली बार मैं तुझसे कुछ मांग रहा हूँ और तू वो भी नहीं करेगी, बता भला। ऐसे क्यों कह रहे हो दादा? मैं ऐसा कोई काम नहीं करना चाहती जिससे तुम्हें दुख पहुँचे, लेकिन जब दिल ही नहीं मान रहा तो मैं क्या करूँ? हाँ, ठीक है, समझ गया। प्रणव दादा की तरह तेरे लिए भी मेरी बात की कोई अहमियत नहीं है। ठीक, अब मैं तुझ पर कोई जोर नहीं डालूंगा भाई, तेरी जिंदगी है, तू देख अच्छे से, मैं क्या कह सकता हूँ। चल ठीक है। अरे देखो तो सही, अब तो तुम मुझसे नाराज हो रहे हो। अरे रहन दे, नाराज होने वाली क्या बात है। समझ गया मैं, इस घर में मेरा कोई अधिकार नहीं बचा। नाराज होकर भी क्या होगा जब कोई मुझे अपना ही नहीं समझता। नाराज आदमी अपनों से होता है, परायों से नहीं। और जो मुझे अपना नहीं पराया समझते हैं, उनसे नाराज होकर भी क्या होगा। ओफो, अच्छा ठीक है, अगर तुम सब चाहते हो कि मेरी शादी मुरली से ही हो तो ऐसा ही होगा, मुझे कोई आपत्ति नहीं। अनिच्छा के बावजूद अपने भाई की खुशी के लिए शारदा शादी के लिए हाँ कह देती है, लेकिन उसके मन में अब भी संशय बना रहता है। मुरली और शारदा की शादी को लेकर भले ही सब खुश नजर आ रहे थे, लेकिन प्रणव के मन में अब भी विरोध था। इसलिए बहुत कोशिशों के बावजूद वो इस शादी को स्वीकार नहीं कर पा रहा था। मगर घर के बाकी लोगों की खुशी के सामने वो कुछ कहना नहीं चाहता था। वो चुपचाप रहने लगा।
और जब भी शादी की बात होती वो उसे टालने की कोशिश करता। ये बात पीताम्बर ने महसूस की और इस वजह से वो भी उदास रहने लगा। जब से शारदा और मुरली की शादी की बात चली है, प्रणव हमेशा उदास रहता है। अब तो वो किसी से गुस्से में बात भी नहीं करता और अब तो तुम भी चुपचाप से रहने लगे हो। देखो विमला, तुम जानती हो प्रणव और आनंद दोनों ही सरदा से कितना प्यार करते हैं। उनके लिए अपनी खुशी से ज्यादा सरदा की खुशी मायने रखती है। लेकिन अब जब उसकी शादी तय हो रही है तो प्रणव ही खुश नहीं है। प्रणव बेवजह चिंता कर रहा है। क्या मुरली को हम आज से जानते हैं? मेरा मन कहता है कि वो हर लिहाज से शारदा के लिए अच्छा रहेगा। अब एक तरफ आनंद की जिद है और दूसरी तरफ प्रणव का मनमुटाव। मैं तो कोई पक्का फैसला नहीं ले पा रहा। क्या वाकई मुरली से शादी करना सही है? समझ ही नहीं आता मुझे तो। आनंद ने मुरली से बात भी कर ली है। शादी की बात पक्की हो चुकी है। अब अगर हम फैसला बदलते हैं तो आनंद अपने दोस्त के सामने छोटा पड़ जाएगा। हाँ, शुरू में मैं भी आनंद की बात से सहमत हो गया था, लेकिन अब न जाने क्यों चिंता हो रही है कि क्या वाकई मेरी बेटी खुश रहेगी। अब इन सब बातों से अपनी सेहत मत बिगाड़ो। उल्टा ये सोचो कि हमने एक जाने पहचाने लड़के से अपनी बेटी की शादी तय की है। हाँ, शायद तुम ठीक कह रही हो। मैं कुछ ज्यादा ही सोच रहा हूँ। समय बीतता गया और मुरली और शारदा की शादी का दिन पास आ गया। लेकिन इस शादी को लेकर सिर्फ आनंद और बिमला को ही सच्ची खुशी थी। बाकी सब किसी न किसी चिंता में डूबे थे। शादी में अब कुछ ही दिन बाकी थे। इसी बीच मुरली ने पैसे खिलाकर प्रणव की फैक्ट्री के कर्मचारी को अपने पक्ष में कर लिया। फिर दोनों मिलकर तरह तरह की साजिशें रचने लगे। मुरली का एकमात्र उद्देश्य था प्रणव और आनंद का बिजनेस अपने नाम पर कर लेना, उनकी सारी दौलत हड़प कर एक ऐशो आराम भरी जिंदगी जीना। मेरे खुशियों के दिन आने वाले हैं। आनंद और प्रणव का वो आलीशान घर, गाड़ियां और बेहिसाब दौलत सब मेरा होगा। अबे साले, क्या तू सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए ही सरदा से शादी कर रहा है? एकदम ही मतलबी हो गया है क्या तू? बिल्कुल मेरे भाई, वरना मैं सरदा से शादी कभी ना करता है। उससे कौन शादी करेगा बे? और अगर शादी के बाद सरदा को तेरी इन साजिशों का पता चल गया तब क्या करेगा? शादी के बाद मैं सरदा को इस कदर कंट्रोल में रखूंगा ना कि वो मेरी इजाजत के बिना हिलेगी भी नहीं। उसके दोनों भाइयों की मेहनत से खड़ी की गई फैक्ट्री और जायदाद पर कब्जा करके मैं गायब हो जाऊंगा। फिर क्या करोगे? लेकिन तू गायब हो गया तो सरदा का क्या होगा? सरदा का क्या होगा क्या नहीं होगा, अबे मुझे उससे क्या फर्क पड़ता है? मैं क्या जानूं क्या होगा? मैं तो सिर्फ अपने मकसद के लिए उससे शादी कर रहा हूँ। एक बार मकसद पूरा हो जाए फिर मेरा उससे क्या लेना देना। फिर मैं गायब, रफू चक्कर। शारदा और मुरली की शादी हो जाती है। लेकिन शादी के कुछ दिन बाद से ही मुरली शारदा के साथ बहुत बुरा व्यवहार करने लगता है। वो हर वक्त शारदा को कंट्रोल करने की कोशिश करता। धीरे धीरे मुरली का आना जाना प्रणव और आनंद की फैक्ट्री में भी बढ़ने लगा। तभी प्रणव और आनंद को पता लगता है कि उनकी फैक्ट्री का मुनाफा पहले से काफी कम हो गया है। हर महीने हिसाब किताब में कुछ न कुछ गड़बड़ी रहती है और उन्हें लाखों का नुकसान झेलना पड़ता है। लेकिन वो समझ नहीं पाते कि अचानक ऐसा क्यों हो रहा है। उनके पिता पीताम्बर भी चिंतित हो जाते हैं। अब प्रणव और पीताम्बर को मुरली की फैक्ट्री में बढ़ती मौजूदगी पर शक होने लगा। नहीं बाबा, 2 महीने पहले तक तो हमारी फैक्ट्री में 5 से 10 लाख का बिजनेस होता था। अचानक ये गिरावट, ये मैं समझ ही नहीं पा रहा हूँ कि ये कैसे हुआ। बेटा, मुझे भी लग रहा है कि कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ है, वरना ऐसे अचानक से 10 लाख का नुकसान। वही तो,
मुझे लगता है कि हमारी फैक्ट्री में बाहरी लोगों की एंट्री बंद कर देनी चाहिए। आप समझ ही रहे हैं कि मैं किसकी बात कर रहा हूं पापा। मुझे पता है कि तू मुरली की बात कर रहा है, लेकिन अगर आनंद को पता चला तो वो फिर से नाराज हो जाएगा। ओफो, लेकिन पापा मेरे लिए फैक्ट्री का नुकसान ज्यादा मायने रखता है, आनंद की नाराजगी नहीं। और ये दोस्ती वोस्ती बाद में। यहाँ हम सब लोग मतलब प्रोफेशनल काम कर रहे हैं। मुझे मुरली पर शक है। आनंद जितना उसे भला समझता है वो उतना ही चालाक और धोखेबाज है, उसकी नजरों से समझ में आता है। अब देखो, मैं भी चाहता था कि श्रद्धा की शादी उससे ना हो, लेकिन तेरी माँ ने रोक लिया। न जाने मेरी बेटी उसके साथ कैसे रह रही होगी। अब पछताकर होगा क्या? जब मैं शुरू से बोल रहा था तब किसी ने मेरी बात नहीं मानी। सबको लगा था कि मुरली बहुत ईमानदार लड़का है, बहुत अच्छा करेगा। लो, क्या कहूं मैं। उन्हें मुरली पर शक हो जाता है, लेकिन सबूत न होने की वजह से वो कुछ नहीं कर पाते। दोनों फैक्ट्री के भविष्य को लेकर चिंतित रहते हैं। एक तरफ जहां प्रणव और पीतांबर अपनी फैक्ट्री को लेकर परेशान थे, वहीं दूसरी तरफ मुरली फैक्ट्री के प्रमुख सहायक भोला की मदद से लाखों रुपए और कीमती कपड़े चोरी छिपे निकालकर ऊंचे दामों में बेचता और धीरे धीरे अमीर बन रहा था। इन सब के बदले में वो भोला को भी मोटी रकम देता, जिससे भोला उसकी इस घिनौनी हरकत में पूरा साथ देता। लेकिन शारदा को अब भी इन सब बातों की भनक नहीं थी। अरे कब तक ऐसे ही चोरी छुपे पैसे लेकर जीना पड़ेगा, बोलो? अरे तो आप करना क्या चाहते हैं? वैसे भी मैं हूँ, तभी तो आप इतना पैसा निकाल पाए। लेकिन अब तो प्रणव बाबू को भी हिसाब में गड़बड़ी दिखने लगी है। अब वो मुझ पर शक कर रहे हैं मुरली बाबू। अरे बाबा, तुम तो होशियार आदमी हो, तुम्हारे लिए उन्हें बहलाना फुसलाना क्या बड़ी बात है। अरे बाबा, मैं तो कर रहा हूँ, लेकिन अब जब उनका शक बढ़ गया है तो काम थोड़ी मुश्किल हो गया है। अब आप जो मुझे पैसे देते हैं वो बढ़ाने होंगे। हाँ। ओहो, तुम क्यों घबरा रहे हो? तुम बस मेरे लिए काम करते रहो, पैसे की कोई चिंता मत करो, मैं हूँ, है ना? ठीक है, अब आप चाहे भी तो फैक्ट्री में आ जा नहीं सकते। प्रणव बाबू ने साफ साफ कह दिया है, हाँ, कि फैक्ट्री में सिर्फ वो, उनके भाई, उनके पिता और कर्मचारी ही जा सकते हैं, कोई और नहीं। ओह, ये बात है। इसका मतलब वाकई में मामला पेचीदा हो गया है। मतलब अब प्रणव को मुझ पर गंभीर शक हो गया है। वही तो, अब से हमारी बातचीत फैक्ट्री के बाहर ही होगी। अब जब तक आप मेरी जेब गरम करते रहेंगे, मैं आपका काम पूरी लगन से करता रहूंगा। ठीक है, चलिए जाइए जाइए, कोई देख लेगा तो गड़बड़ हो जाएगी। जाइए जाइए। प्रणव द्वारा मुरली पर शक करना और फैक्ट्री में बाहरी लोगों के आने पर पाबंदी लगाने की बात कानों तक पहुंचते ही आनंद आग बबूला हो गया। उसे ये बिल्कुल मंजूर नहीं था कि प्रणव उसके सबसे घनिष्ठ दोस्त पर शक करे और उसका अपमान करे। प्रणव, मैं क्या सुन रहा हूँ कि तूने फैक्ट्री में नया नियम लागू कर दिया है। ये क्या बेवकूफी है? वाह वाह वाह, बड़ा भाई कुछ करे तो बेवकूफी है। क्योंकि भाई आजकल फैक्ट्री में बाहरी लोगों की आवाजाही बहुत बढ़ गई है, जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। इसीलिए मैंने नया नियम लागू किया है। मुझे तो समझ नहीं आता कि मुरली ने तेरा बिगाड़ा क्या है। श्रद्धा से शादी के समय से ही तू उसके पीछे पड़ा एकदम हाथ धोकर। और मुझे यह समझ नहीं आ रहा कि जब मैं तुझसे पहले भी कई बार कह चुका हूं कि वो मुझे पसंद नहीं है, तो फिर तू क्यों पीछे पड़ा है उसे मेरी जिंदगी में डालने के लिए? शायद उसने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा, लेकिन कुछ लोगों का चेहरा देखते ही समझ में आ जाता है कि उनकी नीयत कैसी है। इस तरह की बात करके तू मेरे दोस्त का अपमान कर रहा है। चाहे जैसा भी हो, मुरली तेरे जैसा नीच नहीं है। जरा जबान संभाल के बात कर आनंद। ये मत भूल कि मैं तेरा बड़ा भाई हूं, तेरा दोस्त नहीं जिससे तू जो मन में आए वो कह दे। तो असल बात ये है कि तू हमेशा से सब कुछ अपने कंट्रोल में रखना चाहता है, और मुझको भी, है ना? अरे तू अपने मनपसंद लड़के से श्रद्धा की शादी करवाना चाहता था, जो हो नहीं पाया।
अब तू इस तरह से बदला लेगा, है ना? अरे जा, जिस दिन से मुरली ने फैक्ट्री में आना जाना शुरू किया है तब से ही हमें लाखों रुपए का नुकसान उठाना पड़ा है। क्या तुझे नहीं लगता कि इसके पीछे कोई कारण है? अरे क्या बात करते हो? मुरली ऐसा इंसान है जिस पर मैं आंख मूंद कर भरोसा कर सकता हूँ। तुम चाहे जो कर लो, मैं अपने दोस्त के खिलाफ कुछ भी नहीं सुनूंगा। हाँ तो ठीक है ठीक है ठीक है, आज तुझे तेरा दोस्त मुझसे ज्यादा सच्चा लग रहा है ना, पर जिस दिन मेरी बातें सच साबित होंगी उस दिन तू मुझे याद करेगा, देख लेना। अपने दोस्त मुरली पर अंधविश्वास के चलते आनंद अपने ही भाई के खिलाफ खड़ा हो जाता है। कई दिन बीत जाते हैं। एक शाम मुरली और भानु मुरली के घर पर बैठकर मस्ती कर रहे थे। शारदा उस समय मंदिर में पूजा के लिए गई हुई थी। अकेले होने के कारण वो दोनों आराम से नशे में डूबे रहते हैं। तभी अचानक भोला मुरली के घर में घुस आता है। उसे देखकर मुरली और भानु दोनों चौंक जाते हैं। भोला की आंखों में गुस्सा साफ झलक रहा था। अबे भोला, बिना बताए इस तरह अचानक घर में घुस आए। कुछ जरूरत होती तो मुझे बुला लेता ना, मैं मिलने आ जाता। अरे नाटक मत कीजिए, पिछले 1 महीने से आपने मुझे एक भी पैसा नहीं दिया है और मैं दिन रात फैक्ट्री में आपकी करतूतें छिपा रहा हूँ। अरे धीरे बोल, धीरे। मेरी पत्नी सरदा घर पर नहीं है, लेकिन वो किसी भी वक्त आ सकती है। धीरे बोल। अगर उसे ये सब कुछ पता चल गया तो सब बर्बाद हो जाएगा, 1 रुपए नहीं मिलेगा तुझे। अरे तो उसे पता चलना ही चाहिए, उसे जानना चाहिए कि उसका पति उसके भाइयों की मेहनत की कमाई डकार रहा है। अगर वो जान गई तो शायद वो आपके साथ एक दिन भी ना रहे। अरे आज तक जब भी तूने पैसे मांगे हैं मैंने दिए हैं ना। इस बार थोड़ी देरी हो गई तो तू मुझसे इस तरह से बातें करेगा। भावनात्मक ड्रामा मुझ पर मत चलाइए, समझे आप? ऐसा आप कर रहे हैं और सारा बोझ मैं उठा रहा हूँ। मैं नया बिजनेस शुरू करना चाहता हूँ, इसीलिए अभी पैसों की तंगी चल रही है भोला, समझो। आखिरी बार कह रहा हूँ, अगर 3 दिन में मुझे 2 लाख रुपए नहीं मिले तो मैं आपकी की सारी सच्चाई प्रणव बाबू को बता दूंगा। बात करते हैं 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन। देख मुरली, तुझ में अब लालच घर कर गया है। भोला की धमकी से मुरली चिंता में पड़ गया, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि पर्दे के पीछे शारदा ने उनकी सारी बातें सुन ली हैं। सारी सच्चाई जानने के बावजूद शारदा तुरंत मुरली से झगड़ा नहीं करती। वो एक योजना बनाती है। अगले दिन वो चुपचाप जाकर भोला से मिलती है। समझदार शारदा जान गई थी कि अगर भोला से मुरली की सच्चाई उगलवानी है तो उसे पैसों का लालच देना होगा। कल जो कुछ आपने कहा सब मैंने सुन लिया था। अगर आप खुद जाकर पुलिस को मुरली के सारे गुनाह बता दें तो मैं आपको 5 लाख रुपए दूंगी। 5 लाख? क्या आप सच में मुझे इतनी बड़ी रकम देंगी? बिल्कुल, लेकिन पहले आपको पुलिस को सच्चाई बतानी होगी, क्योंकि आप ही अकेले गवाह हैं जो मुरली की सारी चालें उजागर कर सकते हैं। 5 लाख के प्रस्ताव से भोला तुरंत तैयार हो गया और वो पुलिस के सामने मुरली की सारी करतूतों का खुलासा करता है। शारदा और भोला सबूत लेकर पुलिस के पास जाते हैं और मुरली को गिरफ्तार करवा देते हैं। मुझे तो पहले से ही शक था और देखो आज मेरा शक सही साबित हुआ। जिस दोस्त पर भरोसा करके मैं अपने भाई के खिलाफ खड़ा हो गया, अपनी प्यारी बहन की शादी उससे कर दी, आज वही सबसे बड़ा धोखेबाज निकला। दादा, दादा मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो दादा। अरे सबसे बड़ी क्षति तो मेरी बेटी की हुई। उसे ऐसा घटिया इंसान के साथ ब्याह करके मैं उसका जीवन बर्बाद कर बैठा। क्या कहूँ मैं? बाबा, आप मत रोइए। जो कुछ मेरे भाग्य में लिखा था वही हुआ, लेकिन मुझे संतोष है कि मैं असली अपराधी को पकड़वा पाई। वो सरदा देवी
मैंने आपसे जो वादा किया था वो वादा पूरा कर दिया। अब मेरे 5 लाख रुपए दे दीजिए। 5 लाख? मुझे पता था बिना लालच के आप सच नहीं बोलेंगे, इसलिए मैंने ये चाल चली थी। वाह बहन वाह, तू सचमुच ही बहुत समझदार है। तेरी वजह से ही मुरली पकड़ा गया और हमारी फैक्ट्री तबाह होने से बच गई। शारदा मुरली से रिश्ता तोड़ देती है। मुरली का जीवन जेल की काल कोठरी में गुजरने लगता है। प्रणव, आनंद और पीतांबर मिलकर अपने कपड़ों की फैक्ट्री फिर से शुरू करते हैं। शारदा अपने मायके लौट आती है और बच्चों को पढ़ाने लगती है। सब मिलजुल कर फिर एक सामान्य और सुखमय जीवन जीने लगते हैं।